करते हैं आज प्रकाश मतलब लाइट और खत्म करते हैं टोटल 105 क्वेश्चन जहां तक होता है करते हैं लगातार करते हैं और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे। नो डिटेल नो जानकारी क्योंकि मैं डिटेल दे चुका हूं। सिर्फ मॉक टेस्ट क्योंकि हमको एग्जाम निकलवाना है। मेरा क्वेश्चन से आपका रिजल्ट हो बस मैं ये चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जो भी सब्सक्राइब किए लाइक किए थैंक यू दिल से थैंक यू तहे दिल से। चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं बताइएगा। प्रकाश छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, बताइएगा जल्दी। तो ऑप्शन नंबर डी, फोटॉन। चलेंगे आगे। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बताइएगा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आप अच्छे से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, हाइगेंस। हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। चलिएगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? बताइएगा क्या कारण है? आंसर इसका दीजिएगा चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, याद किया ध्रुवन होता है। चलिएगा पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया है? तो ये किसने बताया है बताइएगा। तो पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मैक्सवेल ने बताया है। छठे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया है कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो छठे प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। ग्रो माल्डी जी हैं, याद रखिएगा। ऐसे ग्राम माल्डी भी बोलते हैं कहीं कहीं, याद रखेंगे। सातवें प्रश्न की बात करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, बताइएगा। प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया, इसका आंसर का जवाब दीजिएगा। सातवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन ने किया था। चलिएगा आठवें प्रश्न की बात करते हैं। सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा हूं, जो भी दिक्कत जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा, टेंशन ना लगे। आठवें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो किसमें घटित नहीं होती है ये बताइएगा। आठवां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा ध्रुवन। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे आठवें प्रश्न का। चलिएगा नौवां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। प्रकाश के चिकने जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइएगा। नौवां प्रश्न का जवाब देंगे। सिर्फ मॉक टेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रवर्तन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है बताइएगा। तो प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग किससे संबंधित था कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। किसका? 10वां प्रश्न का, क्योंकि अनुप्रस्थ से संबंधित है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग जो है, लाइट का जो वेग होता है, वो सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? कौन है वैज्ञानिक बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, रोमर जी हैं। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आप बता सकते हैं तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में होता है। आगे चलेंगे। आगे चलेंगे 13वां प्रश्न की बात करते हैं। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, तो निम्न क्रम में सजाना है, बताइए क्या होगा इसका आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, जल, कांच और हीरा होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। 14 प्रश्न की बात करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो बहुत इजी सवाल है ये तो आप जवाब दे देंगे ही। 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 1.3 सेकंड से या 1.28 सेकंड लग सकते हैं, याद रखिएगा। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को आगे 15वां प्रश्न को पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे ऑप्शन है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है कितना है बताइएगा। जैसे चंद्रमा को आने में 1.3 सेकंड से लेके 3 सेकंड लगते हैं, उसी तरह सूर्य को आने में धरती पर कितना लगेगा पृथ्वी पर? तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, 8.18 मिनट होते हैं। मतलब 8 मिनट तो फिक्स है, ठीक है, 8 मिनट तो फिक्स है, तो 8.18 मिनट लगते हैं, उसके बाद बढ़ते रहता है। चलिए, 16वां प्रश्न है, प्रकाश की गति होती है। तो प्रकाश की गति क्या होती है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर सी, 3 गुने 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 8 एमएच होते हैं, बस इतना जान लीजिए। ठीक है? पावर में है, घातांक में है, आप जानते हैं अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, ये सब बातें तो बाद में होती रहेगी। 17वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण जब लगता है, तो बताइएगा उस समय सूर्य का कौन-सा भाग दिखाई देता है? 17वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, कोरोना भाग दिखाई देता है, जिसे किरीट भी बोलते हैं। आगे चलेंगे। 18वां प्रश्न की बात करें, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, कितना समय
होता है बताइएगा। अधिकतम समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, कितना सेकंड में बताना, सेकंड में बताना है। 18वां प्रश्न का जवाब देंगे तो आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 460 सेकंड लगते हैं। ठीक है। 19वां प्रश्न की बात करें, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है बताइए? सूर्य ग्रहण कब लगेगा बताइएगा, यही तो सवाल पूछ रहा है। तो 460 सेकंड तो रहता है पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम, याद रखिएगा। लेकिन अब बताइए कि सूर्य ग्रहण तब लगता है या तब होता है जब क्या होता है? 19वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा बीच में होता है तभी होता है। जो आप ये देख रहे हैं 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न तो देख लिए। 18वां प्रश्न बताना इसलिए ज़रूरी है, कहिएगा फिर सर कि आप गलत बता रहे हैं, गूगल पे कुछ और दे रहा है, आप कुछ और बता रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि गूगल पे कुछ और दे रहा है और ये सही दे रहा है, दोनों सही दे रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड में पूछ रहा है, अगर मिनट में पूछेगा तो आप अच्छे से जानते हैं 7.32 मिनट लगते हैं, बात खत्म। ठीक है? तो मिनट में पूछेगा तो 7.32 बता दीजिएगा। अगर सेकंड में पूछेगा 460 सेकंड बता दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबके थोड़े-थोड़े आंकड़े देते हैं, लेकिन ये बुक के हिसाब से, गूगल के हिसाब से सही है, तो सही है, ठीक है? सूर्य ग्रहण तो आप जान गए। चलिए 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से, बताइएगा। 20वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो 20वां प्रश्न का आंसर का जवाब है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी पूर्णिमा के दिन। तो अमावस्या के दिन क्या होता है? तो आप जानते हैं सूर्य ग्रहण लगते हैं, सही बात है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आगे चलेंगे 21वां प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होगा? आप जानते हैं 21वां प्रश्न आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए आपका प्रतिपदा होता है, मतलब अमावस्या के दिन होता है, आप जानते हैं। 22वां प्रश्न है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? कौन-सा कारण है बताइए? 22वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। सिर्फ़ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, सिर्फ़ मॉक टेस्ट याद रखेंगे। 23वां प्रश्न का जवाब देंगे कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? बताइएगा क्या कारण है? 23वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये प्रतीत होती है, आप अच्छे से जानते हैं, है ना? चलिएगा आगे चलेंगे 24वां प्रश्न है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? लीजिए, मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों होती है? ये सवाल है कि नहीं? तो है 24वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे अपवर्तन, वही है। मुड़ी हुई प्रतीत होगी, छड़ी डालिए, लगेगा तिरछा है, लेकिन सीधा डाला हुआ है ना? 25वां प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संवहन माध्यम जो है में जाती है, तो वह क्या होगी? चलिए इसे ऊपर थोड़ा-सा कर देता हूँ। बताइएगा। मान लीजिए ये जो 25वां प्रश्न है दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, तो बताइएगा, तो वह क्या होगा? बताएँगे? तो आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं 25वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी अविलंब की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। आगे सवाल बनता है कि 26वां प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश कहाँ जाता है? बताइए? 26 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हीरे से काँच में जाता है, इसलिए ये जो है प्रकाश जाता है। कहाँ जाता है? हीरे से काँच में जाता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिएगा 27वां प्रश्न है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इस 4 ऑप्शन से जवाब दीजिए। कारण क्या है? 27वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। आगे चलेंगे। आगे सवाल है 28वां प्रश्न क्या है? तुम मृग तृष्णा, ठीक है? उदाहरण है मृग तृष्णा जो है उदाहरण क्या है? बता सकते हैं तो बताइए। जो कि दूर की जगह दूर का जब देखिएगा ना आप धूप में या कहीं भी रेगिस्तान एरिया में तो आपको दूर में लगेगा पानी है, लेकिन है नहीं, है ना? तो वही उसी को कहते हैं मृग तृष्णा। तो बताइए इसका उदाहरण किस कारण ऐसा होता है? 28 का आंसर का जवाब देंगे जो ऑप्शन नंबर बी देंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो सही जवाब देंगे। चलिएगा 29 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है। किस पे आधारित है? बताइएगा 29 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन परिघटना पर आधारित है। 30वां प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाते हैं? बता सकते हैं, बताइए 30वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। चलिएगा 31वां प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक प्रवर्तन हो सकता है, यदि प्रकाश क्या होगा? बताइएगा। 31 का आंसर का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी काँच से वायु में जाएगा तभी होगा। 1 हुआ, 32 है।
चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, क्या है? 32 ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो 33 क्वेश्चन नंबर है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? तो इंद्रधनुष जो है कितने रंग दिखाते हैं बता सकते हैं? तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 7 दिखाते हैं। आगे सवाल बनता है 34 क्वेश्चन नंबर है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, कारण क्या है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। 35 क्वेश्चन नंबर है कि वायुमंडल में प्रकाश के विचरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में जो प्रकाश का विचरण का कारण क्या है बता सकते हैं? तो बताइएगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी धूल कण बताएँगे। चलिए आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन नंबर है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है या कैसा दिखाई पड़ता है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी काला दिखाई देता है, काला प्रतीत होता है। 37 क्वेश्चन नंबर है कि उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि बताइएगा, क्योंकि कारण क्या है? तो उगते एवं डूबते समय जो सूर्य लाल प्रतीत होता है, कारण बता सकते हैं तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है। आगे सवाल बनता है कि 38 क्वेश्चन नंबर है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बताइएगा इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो हम बताएँगे 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए बैंगनी होता है। आगे चलेंगे 39वां प्रश्न का बात करते हैं तो सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। मतलब देखिए, सूखा बालू एकदम चमकता जैसा लगेगा क्या तो वहाँ पे पानी है उस जगह पे, है ना? जानते हैं। तो चमकीला प्रतीत होता है। लेकिन जो भीग जाएगा पानी, जो भीगा हुआ बालू पता है नहीं चमकेगा। क्यों? उसी को बोलता है द्युतिहीन। तो क्यों? कारण क्या है? 39 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका कारण है परावर्तन। 14 प्रश्न 40 प्रश्न की बात करते हैं तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? कौन सा परिघटना का परिणाम है बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। आगे चलेंगे। 41वां प्रश्न है कार में दृश्यावलोकन दृश्यावलोकन बोला जाता है। दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए कार में जो हम लोग देखने के लिए किस चीज़ का मतलब कौन से मतलब शीशे का इस्तेमाल करते हैं? अवतल, उत्तल या किसका? बताइएगा। तो 41 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का। अब देखने के लिए तो पीछे का जो है सीन देखना हो, गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, है ना? तो अवतल दर्पण का प्रयोग कब करते हैं? गाड़ी में ही रिलेटेड बताइएगा। देखिए, चलिए 42 क्वेश्चन नंबर है कि मोटर कार में पश्चात दृश्य के लिए कौन-सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पश्चात दृश्य मतलब पीछे का दृश्य और अभी जस्ट ऊपर भी पढ़े हैं। तो बताइएगा पीछे का दृश्य देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिएगा 43 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे कि दाँत के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो दाँत का जो डॉक्टर होते हैं वो कौन-सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? तो आप अच्छे से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। 43 का आंसर का जवाब जो देंगे ऑप्शन नंबर बी वो सही देंगे। 44 का आंसर का जवाब दीजिएगा कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब लीजिए कार का हेडलाइट है, अब उसमें कौन-सा दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? बता सकते हैं? अच्छे से बताइएगा। 44 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हेडलाइट में और पीछे के दृश्य के लिए उत्तल दर्पण। चलिएगा 45 क्वेश्चन नंबर है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, क्या लेते हैं? कौन-सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? 45 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे चलिएगा 46 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे, कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? तो किस प्रकार का उपयोग करना चाहेंगे बताइएगा? तो हम बहुत अच्छे से बात है, पीछे की चीज़ है, उत्तल दर्पण के सिवा और क्या इस्तेमाल करेंगे? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। 46 का आंसर का जवाब डी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। 47 क्वेश्चन नंबर बताइए कि मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? 47 का आंसर का जवाब देंगे, तो हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए वास्तविक तथा उल्टा प्रतीत होता है। 48 आंसर का जवाब देंगे जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी तो कितना होगा संख्या बताइएगा 48 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा मतलब अनंत होगा अनंत मतलब कोई सीमा नहीं है याद रखिएगा चलिएगा 49 का आंसर का जवाब देंगे दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताइएगा 90 डिग्री पे रखा हुआ है बताइए उसमें दर्पण में मोमबत्ती का कितना प्रतिबिंब बन सकता है बता सकते हैं
49 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी 3 ही बनेंगे और का आप देख सकते हैं 3 ही बनेंगे और क्या बनेगा, है ना? चलिएगा 50 प्रश्न 50 प्रश्न है, 50वां प्रश्न बताइए यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनाथ है, मतलब 60 डिग्री पे है, ठीक है? के बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब जो है दिखेंगे? कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? जो 60 डिग्री पे है, डायरेक्ट सवाल यही है। 50वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी 5 दिखेगा, 90 पे 3 दिखेगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? देख रहे हैं ना? ठीक है। चलिए 51 51 क्वेश्चन नंबर है कि अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है बताइएगा? अभिसारी लेंस जो है वह होता है क्या होता है बताइएगा? 51 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी कि किरणें एकत्रित करता है। चलिएगा 52 का आंसर का जवाब देंगे अपसारी लेंस वह होता है जो क्या होता है बताइएगा? अपसारी लेंस क्या होता है बताएँगे? 42 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए किरणें फैलता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। 53 का आंसर का जवाब देंगे वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा। तो वायु का बुलबुला जो है जल में व्यवहार करता है, ऑप्शन नंबर याद रखिए बी अवतल लेंस की भांति करता है। आगे चलेंगे 54 का आंसर का जवाब देंगे 54 का आंसर का जवाब देंगे जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो वायु का बुलबुला जो है व्यवहार करता है वो है ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस जैसा करता है। आगे चलेंगे आगे सवाल है 55 क्वेश्चन नंबर। अब बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है बताएँगे? तो आपके सामने 2 मतलब ये ऑप्शन 4 है, बताइएगा जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे तो डायोप्टर टिक लगा के चलाइएगा। चलिएगा 56 का आंसर का जवाब देंगे कि धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो कितने डायोप्टर में होती है बता सकते हैं? तो बताइए 56 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए 0 डायोप्टर का होता है धूप का चश्मा और क्या? ठीक है 56 का ये हो गया 57 का जवाब देंगे एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो है बताइए क्या हो जाती है बताइएगा 57 57 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए घट जाती है आगे चलेंगे 58 का आंसर का जवाब देंगे प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि कारण क्या है बता सकते हैं तो बताइएगा 58 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है बस इतना जान लीजिए आगे चलेंगे 59 क्वेश्चन नंबर है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है तो श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों के मेल से बना होता है बता सकते हैं तो बताइएगा 59 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा 7 होते हैं आगे चलेंगे 60वां प्रश्न 60वां प्रश्न है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह कहाँ होती है बता सकते हैं तो हम बताएंगे 60वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी बैगनी में होती है आगे चलेंगे 61 का आंसर का जवाब देंगे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण जो है सबसे कम विचलित होती है, सबसे कम विचलित होती है। तो वो होती है ऑप्शन नंबर ए लाल में होती है। ऊपर क्या पढ़े हैं आप देख लीजिए आगे तो सबसे अधिक विचलित कहाँ होती है? तो बैंगनी में और सबसे कम लाल में। 62 का आंसर का जवाब देंगे प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग आपके 3 हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए लाल, हरा, नीला बता देना है। 63 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्न में से किसका तरंग दैर्ध्य जो है न्यूनतम है? तो तरंग दैर्ध्य जो न्यूनतम है बताइएगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी बैंगनी होगा। मैं बता दूँ एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुराने जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें थोड़ी बहुत वीडियो में गलतियाँ हुई है। बोलने में भी, पढ़ने में भी गलतियाँ हुई है। अब के वीडियो में आपको थोड़ी गलतियाँ और पढ़ने में निकले तो आप कमेंट करिएगा क्योंकि इसमें चेंज किया गया है, सुधार किया गया है सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है थोड़ा-सा आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए। पुराने वीडियो को देखिएगा तो थोड़ा-सा गलतियाँ तो निकलेंगी क्योंकि अचानक मैंने ऑफ़लाइन से ऑनलाइन आया था, इसलिए हुआ था। अब धीरे-धीरे हो जाएगा क्योंकि जैसे ऑफ़लाइन में पढ़ा था वैसे ही ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए 63 का आंसर का जवाब दीजिए तो दे दिए थे आप ऑप्शन नंबर सी बैंगनी दे दिए थे। चलिएगा आगे सवाल है 64 का आंसर का जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? बताएँगे किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? 64 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी लाल होता है। आगे चलेंगे 65 का आंसर का जवाब दीजिएगा यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। तो कैसा दिखाई देगा? हरा बॉल लगा दीजिए। तो लाल वस्त्र कैसा? काला दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी काले रंग का दिखाई देगा। आगे चलेंगे 66 का आंसर का जवाब दीजिएगा लाल काँच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बताइएगा? 66 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो वो है ऑप्शन नंबर बी हरा दिखाई देगा। 67 का जवाब देंगे, ठीक है?
तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित होता है, मतलब लाइट का रंग, बताइएगा। तो उसका आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य द्वारा होता है। देखिए 68 क्वेश्चन नंबर है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होंगे ये बताइएगा। 68 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 7 होते हैं, है ना? आगे चलेंगे 69 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 69 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो किस रंग का दिखाई देगा बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए काला ही दिखाई देगा। ये जान लीजिए। 70 प्रश्न देखिए, जब प्रकाश के लाल, हरा, नीले रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी रंग होगा। तो परिणामी रंग क्या होगा? बताइएगा। 70 प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा सफ़ेद होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 71 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हो गए। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरे का कौन-सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करती है? कौन-सा भाग करेगा? तो फ़िल्म वाला भाग करता है, ये हम आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। 72 कैमरे में किस प्रकार का लेंस जो है उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग? यही सवाल तो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल जो है लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। 73 की बात करते हैं। 73 है कि मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? तो किस भाग पर बनती है ये बता सकते हैं? तो बताइए 73 का ऑप्शन नंबर डी रेटिना पर बनती है। आगे चलेंगे 74 का आंसर का जवाब दीजिएगा दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दृष्टिपटल पर जो बना प्रतिबिंब होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं उल्टा होता है। आगे चलेंगे 75 क्वेश्चन नंबर है कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होता है? या देखिए प्रकाश जो आता है, प्रवेश करने वाली जो प्रकाश आती है, उसको नियंत्रित करती है। तो कैसे करती है? किस कारण से करती है? यही सवाल है ना? 75 का आंसर का जवाब दीजिएगा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आइरिश याद रखेंगे। चलिए 76 आंसर है कि नेत्रदान के दाता, जो नेत्रदान करते हैं उनकी बात हो रही है। नेत्रदान के दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? प्रतिरोपित मतलब कौन-सा निकाल के लगाया जाता है दूसरे के आँखों में? बताइएगा। 76 के आंसर का जवाब दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया का जो है भाग लगाया जाता है। आगे चलेंगे 77 की बात करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट देखना है, तो बताइए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये पूछ रहा है आपसे, तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी होनी चाहिए। चलिएगा 78 का आंसर का जवाब देंगे, तो 78 है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसकी दृष्टि में कौन-सा दोष होगा? मतलब यही पूछ रहा है कि दृष्टि में कौन-सा दोष होगा? यही तो मैंने पूछा, बताइए। 78 का आंसर का जवाब देंगे या ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि होगा। सही बात है, यदि कोई व्यक्ति अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसकी दृष्टि में कौन-सा होगा? मान लीजिए दूर की वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख सकते, तो निकट दृष्टि दोष है ना? है ना? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है तो, क्योंकि नज़दीक की वस्तु दिख रहा है, तो वही दोष होगा। जो दिख रहा है वो दोष है, जो नहीं दिख रहा वो दोष नहीं। ऐसे पकड़ सकते हैं, लॉजिकल है। चलिए दिखा देते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि से जो बीमारी होते हैं, तो उनके लिए किस चश्मे का प्रयोग करते हैं? बताइएगा, बताएँगे? तो 79 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा अप्ता लेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखता ही नहीं, पास की वस्तु दिखता है, तो बीमारी क्या है? जो दिख रहा है वही बीमारी है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। ऐसे याद करिएगा, ये लॉजिकल है, याद करने का लॉजिक है, याद कर सकते हैं, ठीक है? तो 79 का आंसर का जवाब सी दिए, याद रखिएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे 80 प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो बताइएगा, दूरदृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति हैं, वो बताइएगा क्या होगा आंसर इसका? 80 प्रश्न का जवाब देंगे। तो 80 प्रश्न का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब दूरदृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तु दिखेगी, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। तो आप याद रखिएगा, जो चीज़ दिख रहा है, वही बीमारी है, मतलब दूरदृष्टि दोष है। चलिए, ठीक है? मतलब निकट की वस्तु नहीं दिखेगी और दूर की वस्तु दिखेगी। याद करवाने का पॉइंट ऑफ व्यू से समझे समझे तो प्लीज़ यस या नो में जवाब देंगे। नहीं तो कहिएगा सर गलत बता दिए। गलत नहीं बताया, बस याद करवाने के लिए वो डायलॉग मार रहे हैं कि दूर की वस्तु जो दिख रही है समझिए वही बीमारी है। जो पास की वस्तु नहीं दिख रही वो बीमारी नहीं है। मतलब दूर की वस्तु दिखा, दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, तो निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन-सा लेंस जो है प्रयोग किया जाता है? अब देखिए दूर की वस्तु को देखने के लिए आप कौन-सा लेंस का इस्तेमाल करिएगा? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस का,
अब देखिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, दूर की वस्तु से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। आपको लगता है? बताइएगा कमेंट बॉक्स से। हम अभी जस्ट क्या पढ़े? अभी जस्ट पढ़े कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? निकट वस्तु के लिए कौन-सा? अवतल लेंस और दूर की वस्तु के लिए कौन-सा? बताइएगा। बताएँगे? तो उत्तल लेंस, यही था ना? तो यही ज़रूरी है, तो याद रखना होगा, ठीक है? 81 का ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। 82 वर्णद्धता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो किस लेंस से दूर करेंगे बताइएगा? 82 का आंसर का जवाब देंगे, 82 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई लेंस से नहीं कर सकते, ये जान लीजिए। देखिए 83 क्वेश्चन नंबर है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? कौन सा लेंस? तो ऑप्शन नंबर डी वाया वाई फोकल लेंस का उपयोग करते हैं। 84 का आंसर का जवाब है कि अविंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है बता सकते हैं? 84 का आंसर का जवाब जो देंगे वो सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। तो 85 का है मायोपिया से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है बताइएगा? 85 का आंसर का जवाब देंगे, तो जो जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वो सही दे रहे हैं, निकट दृष्टि दोष है। तो जैसे ही मायोपिया शब्द आए, निकट दृष्टि दोष टिक लगा के चले आइएगा। 86 का आंसर का जवाब दीजिएगा। 86 में क्या होगा? मायोपिया पढ़े, अब बताइए हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होगा? बताइए। तो देखिए मायोपिया से क्या था? निकट दृष्टि दोष पढ़े ना? तो आप बताइए हाइड्रोपिया से क्या पढ़े? आप अच्छे से जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी दूर दृष्टि दोष होगा। चलिएगा 87 87 का आंसर का जवाब देंगे एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आपको ज़रूर पूछता है। याद रखेंगे कोई भी रेलवे की एग्ज़ाम दे या कोई भी एग्ज़ाम दे 100%। तो 87 का आंसर का जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मायोपिया। याद रखिएगा 10 मीटर की अधिक दूरी दिख ही नहीं रहा है तो समझिए मायोपिया की बीमारी हो गई है। मतलब चलिएगा आगे चलते हैं। मायोपिया किससे संबंधित था? निकट दृष्टि दोष से, ये भी याद रखेंगे। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, 1 मीटर की, याद रखिएगा। वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? 1 मीटर की बात हो रही है, ठीक है? तब बताइए, बताएँगे? आपका आंसर का जवाब दीजिए 88 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए दूरदृष्टि दोष है। क्लियर बात? चलिएगा 89 आंसर का जवाब दीजिएगा दूरबीन क्या है? तो दूरबीन क्या है बताइएगा? 89 का आंसर का जवाब दीजिएगा दूरबीन क्या है? तो दूरबीन याद रखिएगा दूर की वस्तु देखी जाती है इसलिए, दूर की वस्तु को देखने के लिए, ठीक है? दूरबीन का उपयोग करते हैं। 90 प्रश्न है घड़ी, साज, घड़ी। घड़ी, साज, घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग जो है किया जाता है या करते हैं या होता है? किसका प्रयोग होता है? यही सवाल है। तो घड़ी, साज, घड़ी के बारीकी पुर्जा मतलब उसके आंतरिक जो पुर्जा होता है, मतलब पार्ट उसका, बताइए उसको देखने के लिए हम किस लेंस का या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? यही पूछ रहा है। तो 90 प्रश्न का आंसर का जवाब आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। आवर्धक याद रखिएगा। आगे सवाल है 91 क्वेश्चन नंबर है 91 क्वेश्चन नंबर है कि जीव विज्ञान के प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? मतलब मान लीजिए जीव विज्ञान में जो प्रयोगशाला में हम लोग इस्तेमाल करते हैं सूक्ष्म चीज़, माइक्रो चीज़ को देखने के लिए, हम छोटे-छोटे शेल को देखने के लिए। तो बताइएगा किसका प्रयोग करते हैं? कौन से? बताइएगा किस तरह का उपयोग करते हैं? बताइएगा, उसका नाम बताइएगा। तो हम बताएँगे 91 का ऑप्शन नंबर सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सरल का नहीं संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे, है ना? 92 का आंसर का जवाब दिया दूर की वस्तुओं के निरीक्षण निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बताइए कौन-सा ऐसा यंत्र है बताइए जिसका हम दूर की वस्तु को निरीक्षण करने के लिए हम उपयोग करते हैं? दूर की वस्तु को एक तरह से अच्छे से जाँच-पड़ताल के लिए, यही पूछ रहा है। 92 का ऑप्शन नंबर डी दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब लीजिए 93 है दूरबीन का आविष्कार किया था। किसने किया था? बता सकते हैं 93 का आंसर पे जाओ। ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो ने किया था। आगे चलेंगे 94 का आंसर का जवाब देंगे। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिकरण के कारण होते हैं, व्यक्तिकरण के कारण होते हैं। 95 का आंसर का जवाब दिएगा पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देता है? तो किस कारण कम दिखाई देता है बता सकते हैं? तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण कम दिखाई देता है। 96 का आंसर का जवाब है तारे टिमटिमाते हैं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं वो बताइए क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण होते हैं। आगे चलेंगे 97 का आंसर का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित प्रकाश
के कांचों में कौन सा एक परावैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो बताइएगा कौन सा कर सकता है विच्छेदन? बता सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी क्रूस क्रूस कांच करते हैं। 98 का बताइए प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका जो है पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी नीला व लाल होता है। आंसर का जवाब दीजिएगा निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश का होता है। चलिएगा 100 प्रश्न आ गए। बताइएगा प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? किसके बीच जाएगी तो न्यूनतम हो जाएगी बताइएगा? ठीक है? 100वाँ प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए काँच में न्यूनतम हो जाती है। आगे चलेंगे 101 प्रश्न की बात करते हैं किसकी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके क्या होंगे उसके? ऑप्शन नंबर सी ताप का होगा, याद रखिए ताप का होगा। 102 प्रश्न है कि आइंस्टीन आइंस्टीन जो हैं के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में सी जो घोतक है वो है क्या? सी का मतलब है क्या? बता सकते हैं? तो बताइए 102वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा प्रकाश का वेग है। ठीक है? सी का मतलब। 103 प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि क्या होता है बताइएगा? तो 103 प्रश्न की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी ये चमकदार रोशनी देता है। ठीक है? 104वां प्रश्न है कि पीले रंग का पूरक रंग है। पीले रंग का पूरक रंग है, क्या रंग है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नीला है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे 105वां प्रश्न की बात करते हैं अंतर्दर्शी जिसे इंडोस्कोप बोलते हैं, क्या है? बताइएगा? बताइएगा इसमें से का क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो लगाएँगे ए वही आंसर लगाएँगे सही। ये आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है, याद रखिएगा जिसे अंतर्दर्शी बोलते हैं, इंडोस्कोप बोलते हैं। अंतर मतलब अंदर की बातें, बात जान लीजिए अंदर की चीज़ों को देखने के लिए क्लियर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका प्रकाश का एक भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है, तो समझ जाइए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रकाश का, ये जान लीजिए। इतना क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर मुझ पे विश्वास है तो पूरा मॉक टेस्ट देके जाइएगा। चैलेंज देता हूँ, प्रकाश से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका नहीं छूटेगा, ये नलिनी अकेडमी वादा करता है। प्रकाश हो, ध्वनि हो, लाइट हो, फिजिक्स का जो भी वीडियो मैं मॉक टेस्ट करवाया हूँ ज़रूर देखिएगा। बायोलॉजी का जो करवाया हूँ वो देख लीजिएगा। 100% क्वेश्चन नहीं छूटेगा, रिजल्ट ज़रूर होगा। अगर क्वेश्चन आता है, आप तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।